नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मौत का एक दिन मुअय्यन है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मौत का एक दिन मुअय्यन है। पिछले दिनों एक प्रशंसिका मिलने आई। श्रद्धा भक्ति से ओत-प्रोत थीं। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वे मुझे लगातार पढ़ रही हैं। मेरी हर पुस्तक उनके पास है और जहाँ भी मेरे विषय में कुछ छपता है वे तुरंत उसकी कटिंग काट कर रख लेती हैं। स्वाभाविक ही था, उनकी इस आस्था से मैं भी अभिभूत हो उठी और मैंने पूछा, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं रहती हूँ मैडम, भोपाल में। भोपाल में? मैंने आश्चर्य से कहा। और 20 साल तक आपने मुझे अपने परिचय से वंचित रखा। यह तो बड़ा अन्याय है। आप नहीं जानती कि अपने सुधी पाठकों से मिलकर लेखक को कितनी खुशी होती है। आपने इस खुशी से मुझे महरूम रखा। मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते थे कि तुम मैडम से ज़रूर मिलो, वह बहुत खुश होंगी। पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। पता नहीं आपको अच्छा लगे न लगे। अरे इसमें बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया, देर से ही सही आपने अपने हस्बैंड की बात मान ली। मैं तो शायद अभी भी हिम्मत न करती मैडम, पर क्या हुआ कि एक हादसा हो गया। कैसा हादसा? मैं बेवजह डर गई। आप उनको तो जानती होंगी। उन्होंने एक मंत्री महोदय का नाम लिया, जिनकी पिछले महीने एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती थी, पर नाम जरूर सुना था। उनकी इस अकाल और आकस्मिक मृत्यु से सभी को आघात पहुंचा है। वो ना मेरी सास के राखी बंध भाई थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, अगल बगल घर थे। वे भोपाल आ गए तो अम्मा जी ने कई बार कहा कि बंगले में जाकर मिलना, मेरा नाम बताना, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि पता नहीं क्या सोचेंगे। मिनिस्टर हो गए हैं तो पहचानेंगे भी कि नहीं। वहाँ तो सब लोग काम से ही जाते हैं। हमारे लिए भी सोचेंगे कि किसी मतलब से ही आए होंगे। सो हम लोग नहीं गए और यह हादसा हो गया। हाँ, यह सचमुच बहुत बुरी घटना थी। मैंने तो मैडम तभी सोच लिया कि अब मैडम से ज़रूर मिलना है। आदमी का कोई भरोसा थोड़े ही है। बाद में फिर हाथ में पछतावा ही रह जाता है। उनका तर्क सुनकर मैं अवाक थी। मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा, यह आपने बहुत अच्छा किया। मेरी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी अभी मैंने 74 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अब कुछ कहा थोड़े ही जा सकता है। वही तो, उन्होंने मेरे कथन का समर्थन किया। मुझे लगा कि मैंने समय रहते उन्हें दर्शन दे दिए। इसके लिए मुझे अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। बड़े बेटे ने 21 साल की उम्र में ही इंजीनियरिंग पास कर ली थी। डील डॉल का भी अच्छा था, इसलिए तब से ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे। पहले तो उसकी उम्र का हवाला देकर हमने कई लोगों को लौटा दिया था। उसके 24 पूरे हो जाने के बाद हमने भी हथियार डाल दिए। सोचा देखना शुरू करते हैं, 2-4 साल तो उसमें ही निकल जाएंगे। फिर रोज पत्रों की आमद होने लगी, नित नए लोगों से मुलाकात होने लगी। एक बार एक पति पत्नी मिलने आए, साथ में बिटिया का फोटो, बायोडाटा, तरह तरह के सर्टिफिकेट्स तो लाए ही थे। उन सब चीज़ों को हमें सौंपने के बाद वे बोले, सर, यूं तो हम लोग ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, पर आजकल कुंडली का चलन फिर से चल पड़ा है। अगर आप देखना चाहें तो मैं बिटिया की कुंडली भी लाया हूँ। जोशी जी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। बोले, देखिए भाई साहब, कुंडली वगैरह पर तो हमारा भी विश्वास नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अगर मिलानी ही है तो सास बहू की कुंडली मिलवाइए। पति पत्नी बेचारे तो फेरों के बाद जैसे तैसे निभा ही लेते हैं, पर सास बहू का निभना बहुत मुश्किल होता है। उनकी इस टिप्पणी को बिटिया की माँ ने बड़ी ही गंभीरता से ले लिया। बोली, नहीं सर, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं।
मेरी स्वीटी तो हमेशा कहती है कि मैं तो सास की खूब सेवा करूंगी, उसे खूब खुश रखूंगी। बेचारी को कितने दिन रहना है। मैं तो सन्न रह गई। उन लोगों के जाते ही मैंने इनसे कहा, इन लोगों को तो आप मना ही कर दें। अरे, अभी से कैसे मना कर दूं? लड़की तो देख लो। नहीं, मुझे लड़की वड़की नहीं देखनी। क्यों? देखिए, मैं अभी से नहीं बता सकती कि मैं कितने दिन रहूंगी। वो कोई मेरे हाथ में थोड़े ही है। और वह ठीक ही हुआ ना। 2010 में मेरा बेटा शादी की 25वीं सालगिरह मना रहा है और मैं अभी वन पीस मौजूद हूँ। स्वीटी घर में आ जाती तो बोर ही हो जाती ना। महिलाएं अपनी सास की जीवन रेखा को लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती हैं, समझ में नहीं आता। बात जरा पुरानी है। उन दिनों मैं भी बहुओं की जमात में थी। मेरी एक सखी हर 6 महीने बाद मुझसे कहती, ए किसी सड़क छाप दर्जी को जानती हो क्या? अम्मा जी के ब्लाउज सिलवाने हैं। उस समय तो खैर काम हो जाता, पर अगले 6 महीनों में वह सड़क छाप किसी दूसरी सड़क पर डेरा जमा लेता और हमारा अभियान नए सिरे से शुरू होता। एक बार मैंने कहा, सुनो, तुम भी तो अपने ब्लाउज कहीं से सिलवाती हो, अम्मा जी के ब्लाउज भी वहीं क्यों नहीं दे देती? वह बोली, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? मेरे ब्लाउज कहाँ सिलते हैं जानती हो? शहर का सबसे स्टाइलिश और सबसे महंगा टेलर है वह। मैं समझ गई। अम्मा जी के ब्लाउज के लिए उतनी सिलाई देना उसे अखर रहा था। फिर मैंने दूसरा विकल्प सुझाया, देखो, तुम्हारी अम्मा जी के पास मैचिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने उन्हें हमेशा सफ़ेद ब्लाउज पहने ही देखा है और अब इस उम्र में उनके नाप में भी कोई घटबढ़ होने वाली नहीं है, तो फिटिंग की भी समस्या नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि मलमल का एक थान ले आओ और दर्जन भर ब्लाउज सिलवा कर रख लो। 2 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी। वह एकदम उखड़ गई। तुम पागल तो नहीं हो गई? अब इसमें पागल होने जैसा क्या है? मान लो मैं दर्जन भर ब्लाउज सिलवा लूं, फिर बीच में कुछ हो गया तो उन सफेद चिंदियों का मैं क्या करूंगी? बीच में कुछ हो गया का अर्थ समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। अर्थ समझने के बाद और ज्यादा हैरानी हुई। सखी को अम्मा जी के निपट जाने की उतनी चिंता नहीं थी। उसकी समस्या थी दर्जन भर सफेद ब्लाउज। उनका वह क्या करेगी? इसी सखी से जुड़ा एक और प्रसंग है। एक बार उसके पति को किसी ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। 3 महीने की ट्रेनिंग थी। उन दिनों आज जैसी लंबी दूरी की द्रुतगामी गाड़ियां नहीं थीं। 10 जगह गाड़ी बदलनी पड़ती थी। इसलिए कलकत्ता प्रवास भी अमेरिका प्रवास की तरह लंबा लगता था। पति को विदा करने के बाद वह मन बहलाने के लिए मेरे पास आ गई। बातों के दौरान उसने कहा कि मैंने तो इनसे कह दिया कि अगर आपके पीछे कुछ हो जाए तो हड़बड़ी मत करना, मैं अशोक से सब करवा लूंगी। अशोक कौन? मेरे जेठ का लड़का, यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है। हम ही लोग तो खर्चा उठा रहे हैं, भाई साहब तो हैं नहीं ना। अशोक से क्या करवा लोगी तुम? अंतिम संस्कार? पोते को भी तो अधिकार होता है। इनको तो आते आते 3 दिन लग जाएंगे। तब तक बॉडी का क्या होगा? उसका वह विशद वर्णन सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। डरते डरते पूछा, अम्मा जी क्या बहुत बीमार हैं? नहीं रे, अच्छी भली हैं, रोज भागवत सुनने जाती हैं, सुबह सैर पर जाती हैं। वैसे तो एकदम टनाटन है, पर 85 साल की उम्र है। अब कुछ कहा थोड़े ही जा सकता है। अपनी उस दूरदर्शी सखी को मैंने मन ही मन प्रणाम किया। एक और सखी की दास्तान सुनिए। अपनी इकलौती बिटिया के लिए वे वर तलाश रही थीं। बेटी इकलौती हो और पास में बहुत सारा पैसा हो तो कोई भी घरवार आंखों में नहीं चढ़ता, सब हेड़े लगते हैं। बड़ी मुश्किल से एक जगह बात लगती नजर आई। लड़का इंजीनियर, वह भी इकलौता, पिता जज, शहर में बंगला, गांव में हवेली, जमीन जायदाद, नौकर चाकर और 2-2 गाड़ियां गैरेज में। लगा जैसे विधाता ने नाप जोक कर पिंकी के लिए यह घर ईजाद किया है। सखी तो खुश थी ही, हम सब ने भी राहत की सांस ली। उनका वह वर पुराण सुन सुनकर सब लोग तंग आ गए थे। एक दिन देखती क्या हूं,
चिलचिलाती धूप में सखी चली आ रही हैं। हाँफते हाँफते ही वे मेरी सीढ़ियाँ चढ़ी थीं। थोड़ी सुस्ताकर बोली, ए सुनो, भाई साहब की तो इतनी जगह जान पहचान है, उनसे कहो ना कि पिंकी के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे तो लगा कि तुम इतनी धूप में चलकर सगाई का निमंत्रण देने आई हो। अरे काहे की सगाई, सब गुड़ गोबर हो गया। क्यों, उन लोगों ने बहुत मुंह फाड़ा क्या? अरे कितना भी मुंह फाड़ते तो भरने के लिए हम सक्षम थे। फिर? अरे लड़के की माँ को दमा है, अस्थमा। दमा आनुवंशिक होता है क्या? हम लड़के का मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं ना। लड़का तो एकदम परफेक्ट है, 100% हेल्दी, 6 फुट लंबा, गोरा चिट्टा, टेनिस खेलता है, स्विमिंग चैंपियन है। 100 लड़कों में खड़ा हो जाए, अलग से नजर आएगा। तो फिर परेशानी क्या है? अभी बताया ना, उसकी माँ को दमा है, अटैक आता है तो 8-10 दिन तक उठ नहीं सकती। माँ की इसी बीमारी के कारण लड़का कहीं बाहर जाना नहीं चाहता, उसने यहीं बिजनेस डाल लिया है। और तुम्हें तो मालूम है ये दमे के मरीज कितने जीवट वाले होते हैं। अटैक आता है तो लगता है कि अब गए कि तब गए, पर ठीक हो जाते हैं और सालों साल जिंदा रहते हैं। ये महिला तो खूब अच्छी रखी हैं, 10-15 साल तो मजे में चलेगी। तुम ही बताओ, मेरी पिंकी जिंदगी भर सेवा ही करती रहेगी क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी सी बात के लिए वे इतना अच्छा रिश्ता नकार रही थी, पर वे अपनी बात पर अडिग थी, क्योंकि उनके लिए यह मसला इतना छोटा नहीं था। किसी को कितने साल जीना चाहिए यह तय करने वाले हम कौन होते हैं? पर कुछ लोग हैं कि इस पर भी अपनी राय देने से नहीं चूकते। एक परिचित की मृत्यु हुई। मृत्यु तो किसी की भी दुखद होती है, पर इनके यहाँ यह त्रासदी थी कि 95 वर्ष की उनकी माताजी जीवित थी। पत्नी से भी ज़्यादा लोगों की सहानुभूति माताजी की तरफ थी। जिस समय मैं उनके यहाँ मिलने के लिए गई, एक और महिला भी आई हुई थी। आते ही उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, भाई साहब की उम्र क्या होगी? मैंने अक्सर देखा है कि लोग मरने वाले की उम्र ज़रूर पूछते हैं। शायद शोक प्रदर्शन की मात्रा तय करने के लिए यह ज़रूरी होता है। तो उन देवी जी ने आते ही पूछ लिया, भाई साहब की उम्र क्या होगी? 70, किसी ने जवाब दिया। अभी नवंबर में ही उन्होंने 70 पूरे किए थे। देवी जी बोली, तो उनकी दृष्टि से तो ठीक ही हुआ, अपनी पूरी उम्र जीकर गए हैं। पर हाँ अम्मा जी, आपको ईश्वर ने इतनी लंबी आयु दे दी, ये बुरा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये महिला यहाँ संवेदना प्रकट करने आई हैं या घावों पर नमक छिड़कने। एक वाकया तो मेरे अपने परिवार में ही घटित हुआ था। मेरे जेठ जी हार्ट फेल से अचानक स्वर्ग सिधार गए थे। उन दिनों उनकी पत्नी यानी कि भाभी जी लकवे से पीड़ित थीं और 6 महीने से बिस्तर पर थीं। अब जो भी महिला मातम पुरसी के लिए आती, उसका पहला जुमला होता, भाभी जी हम तो आपको ही समझे थे, भाई साहब का तो स्वप्न में भी अंदेशा न था। अभी उसी दिन तो मार्केट में मिले थे। अभी कल परसों ही तो बड़ वाले महादेव जी पर देखा था, कहीं से बीमार नहीं लग रहे थे। बीमार होते तो लगते ना, ये तो अचानक ही हो गया। वही तो, बीमारी भुगत रही हैं आप और नंबर उनका लग गया। भाभी जी बेचारी रुआसी हो जाती। यही तो रोना है, भगवान भी जाने कैसा अंधा हो गया। मैं लुंज पुंज खटिया से लगी उसे दिखाई नहीं दी, चलते फिरते आदमी को उठा ले गया। वही तो, भाभी जी आप सुहाग भरी जाती तो कितना जस होता, पर तकदीर में हो तब तो। हम लोगों ने 2 दिन यह तमाशा देखा। उसके बाद भाभी जी की बीमारी का बहाना बनाकर मिलने वालों को बाहर ही रोकना शुरू कर दिया। क्या करते? एक और पुराना किस्सा याद आ रहा है। उन दिनों जोशी जी की पोस्टिंग एक प्रोजेक्ट पर थी। बस्ती से दूर एक छोटी सी कॉलोनी थी। हालांकि सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर थे, पर उस कॉलोनी के सबसे बड़े ऑफिसर थे। इसलिए सबसे बड़ा बंगला भी हमारे पास था। नल नहीं थे, बिजली नहीं थी, पर बंगला था, सरकारी गाड़ी थी और नौकर चाकर थे।
इसीलिए जंगल में मंगल हो रहा था। एक दिन उन्हें दोपहर की चाय देने गई तो वे मुझे थोड़ी अस्वस्थ लगीं। वे ठीक से बैठ नहीं पा रही थीं और उनके मुख से स्पष्ट बोल भी नहीं फूट रहे थे। उन्होंने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर कह नहीं पाईं। चाय की प्लेट पकड़ी तो उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। आधी चाय कपड़ों पर ही गिर गई। उनकी आंखें भी लाल हो रही थीं। ये ऑफिस में होते तो मैं उन्हें बुलवा भेजती, पर ये साइट पर गए हुए थे और उन दिनों फोन आदि की सुविधा तो थी ही नहीं। माताजी को सुलाकर मैं थोड़ी देर पशुपेश में खड़ी रही। कॉलोनी में इमरजेंसी के लिए एक नर्स और एक कंपाउंडर की व्यवस्था थी। डॉक्टर हर हफ्ते जिले से आकर रूटीन चेकअप करते थे। मैंने एक चपरासी को कॉलोनी में ही नर्स को बुलाने के लिए दौड़ाया। दूसरे के पास साइकिल थी, उसे बस्ती में भेजा कि डॉक्टर को लेता आए। कॉलोनी के एक सिरे पर हमारा बंगला था, दूसरे सिरे पर नर्स बाई का क्वार्टर था। चपरासी ने उसे पता नहीं क्या बताया। आते हुए वह पूरी कॉलोनी में मुनादी करती आई कि साहब की माताजी बहुत सीरियस हैं। देखते देखते माताजी का कमरा औरतों से भर गया। वो तो अच्छा हुआ कि पुरुष सब काम पर गए हुए थे, नहीं तो शायद घर में खड़े रहने को जगह नहीं बचती। कॉलोनी लाइफ की एक विशेषता होती है कि सुख दुख में सब दौड़े चले आते हैं, पर कभी कभी यह सौजन्य भार लगने लगता है। माताजी के सिरहाने मैं सिर दबाती हुई, पैरों के पास सिस्टर मालिश करती हुई और नीचे चटाई पर 5-6 औरतें। अजीब सा मंजर था। माताजी ने 2-4 बार अस्पष्ट स्वर में पूछा, वो आ गया क्या? बस औरतों ने तय कर लिया कि माताजी के प्राण बेटे में अटके हुए हैं। मुझे सलाह दी गई कि जहां भी हों बुलवा लीजिए, बस चला चली का मामला है। एक ने पूछा, घर में तुलसी तो होगी? है ना, माताजी एक नियम से जल चढ़ाती हैं। शाम को मैं दिया लगाती हूँ, तो 2-4 पत्ते तोड़कर रख लीजिए। गंगा जल तो नहीं होगा ना? मैं अपने घर से ले आती हूँ। गंगा जल किस लिए? अंतिम समय में गंगा जल और तुलसी मुंह में देनी चाहिए, इससे मोक्ष मिलता है। तो क्या माताजी का अंतिम समय आ गया? मुझे तो रोना ही आने लगा। शाम को जब घर लौटेंगे तो उनके बेटे को क्या जवाब दूंगी? एक ने पूछा, अंत्येष्टि यही करेंगी कि बॉडी ग्वालियर ले जाएंगी? आपका परिवार तो वही है ना? दूसरी ने कहा, देखो, अंत्येष्टि कहीं भी करो, मगर जहां प्राण निकलते हैं वहां शांति पाठ होना बहुत आवश्यक है। उस समय मेरी उम्र भी अधिक नहीं थी। मैं उन लोगों के साहब की बीबी भले ही थी, पर उम्र में उन लोगों से छोटी ही थी। इसीलिए उनके अनुभवी बोल सुन सुनकर मुझे रोना आ रहा था। केवल पद की गरिमा ही मुझे रोके हुए थी। उतनी देर में मैंने पता नहीं कितने देवताओं को गुहार लगाई होगी। किसी न किसी ने मेरी जरूर सुन ली थी। इसीलिए मेरा धीरज समाप्त होने से पहले ही डॉक्टर साहब आ गए। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि कमरा खाली करवाया, फिर इलाज शुरू किया। बोले, आपने अच्छा किया मुझे समय से बुला लिया। बीपी बहुत बढ़ गया है, ऐसे में लकवा होने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब 1 घंटे तक माताजी के पास बैठे रहे। जब उन्हें संतोष हो गया कि अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, तभी वे वापस गए। मेरी अड़ोसने पड़ोसने भी घर चली गईं। उन्हें जबरदस्त निराशा हुई थी। ये शाम ढले लौटे। रोज की तरह फ्रेश होने के बाद वे माँ के पास आकर बैठे। माताजी बोली, अरे दोपहर में मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो इसने पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा कर लिया। उनकी कचर कचर सुनकर तो मेरे सिर में दर्द होने लगा था। इसका मतलब यह था कि माताजी पूरे होशो हवास में थी और सब कुछ सुन रही थी। शर्म से मैं जैसे पानी पानी हो गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।